अगर आप पशुओं का दाना बनाने के लिए मक्के का यूज़ कर रहे हो तो सावधान हो जाइए, ये आपके पशुओं के लिए बहुत हानिकारक है। ये स्टेटमेंट आजकल मैं बहुत सारे फार्मर भाई और फीड इंडस्ट्री वाले लोगों से सुन रहा हूँ, तो इसी को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसमें कितना सच और कितना झूठ है। तो बनी रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज हमने जैसे आपने देख लिया डिस्कस करने वाले हैं मक्के के बारे में कि मक्का इतना ज़्यादा जहरीला कब से हो गया, राइट। अब आपने ये देखा ही होगा कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं, कोई भी मतलब फीड फॉर्मुलेशन हो तो मक्का मेरा मेन इंग्रेडिएंट होता है, राइट। मतलब मैंने जब एनर्जी सोर्स की बात करनी है तो जितने भी ग्रेन्स हैं मैंने मक्का ही बेस्ट सेलेक्ट किया है कि मक्के को डलना ही डलना है। इनफैक्ट मेरे नहीं, जितना भी इंडस्ट्रीज है, फार्मर्स हैं, वो मक्का यूज़ करते ही करते हैं। 30-40 किलो मक्का तो यूज़ होता ही होता है। बाद में वो देखते हैं कितना खलें डालेंगे और कुछ बाईपास डालेंगे, फाइबर के लिए डालेंगे, राइट। लेकिन अब बात आ गई मक्के पे कि मक्के पे लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि मक्का ठीक ही नहीं है, राइट। तो मैं आपको ये भी पॉइंट बताऊंगा कि मक्का क्यों ठीक नहीं है, क्यों इतनी नेगेटिविटी आई पई है फार्मर्स और इंडस्ट्रीज के बीच में। लेकिन उससे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि मक्का इतना बेस्ट क्यों है, सबसे अच्छा क्यों है। मक्के को हम यूज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स, राइट। इसको प्रोटीन सोर्स के लिए तो हम यूज करते नहीं है। एनर्जी सोर्स की अगर बात करें तो इसमें इतने अच्छी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी है कि और किसी इंग्रेडिएंट में है ही नहीं। स्टार्च कंटेंट भी इसका अराउंड 70% है। तो स्टार्च कंटेंट की अगर बात करें तो इसका किसी के साथ कंपैरिजन है ही नहीं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो बड़ा पेट है पशु का, रूमन है, उसमें बहुत धीरे धीरे से मतलब ये फर्मेंट होता है, एकदम से नहीं फर्मेंट होता, जिसकी वजह से बहुत सारा ग्लूकोज स्पाइक आ जाता है या पशु में एसिडोसिस आ जाती है। इसी रीजन के लिए पर्टिकुलरली हम गेहूं को नहीं यूज करते, क्योंकि गेहूं का क्या है, गेहूं और मक्का साइड बाय साइड चलते हैं। गेहूं में इनफैक्ट प्रोटीन ज़्यादा ही है, अराउंड 13.5 13.6 तक है, मक्के में कम है। लेकिन मक्के की कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से हम गेहूं से ऊपर मक्का यूज़ करते हैं, वो ये है कि ये र्यूमन में पशु के पेट में धीरे धीरे से फर्मेंट होता है और सारा दिन थोड़ी थोड़ी एनर्जी देता रहता है पशु को, और जिसकी वजह से पशु को सारा दिन एनर्जी भी मिलती है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि पशु में एसिडोसिस, तेजाबीपन के केसेस बहुत कम आते हैं, राइट। और स्टार्च की अगर बात करें तो स्टार्च कंटेंट भी इसमें जो है 25% अमाइलोस है, राइट। और 75% अमाइलोपेक्टिन है, जो अच्छे एक स्रोत है एक स्टार्च कंटेंट के लिए, राइट। अब होता क्या है, मैं आपको छोटा सा लेवल से समझाऊंगा कि ये मक्का किस तरह काम करता है। अब जैसे पशु ने मक्का खा लिया, मक्के को आप इस नाम से रिलेट करो, स्टार्च के नाम से। स्टार्च मतलब एनर्जी। अब पशु ने जब स्टार्च खा लिया, वो स्टार्च आएगा पशु के र्यूमन में। अब र्यूमन में अगर स्टार्च चला गया तो वो फर्मेंट होगा, जो र्यूमन के छोटे छोटे माइक्रोब्स है, छोटे छोटा फंगस बैक्टीरिया है, वो इस पे काम करेगा। और इसके बाद क्या होगा, र्यूमन में जो ये मक्का है फर्मेंट हो जाएगा। फर्मेंट होने के बाद ये बन जाएगा वोलेटाइल फैटी एसिड्स, जो प्रोपेनेट, ब्यूटारेट और एसीटेट वगैरह होते हैं, राइट। और जब ये कन्वर्ट हो गए, राइट, और उसके बाद ये कन्वर्ट होने के बाद ब्लड में चला जाएगा, खून में जाने के बाद ये जाएगा लिवर के पास, और लिवर इसको यूज करेगा ऐसा एनर्जी सोर्स। और जितना अब मक्के की माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के बाद जो बच गया वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंतड़ी में, और इसमें जाके वो कन्वर्ट होगा, जितना भी मक्का बच गया वो होगा कन्वर्ट ग्लूकोज में। ग्लूकोज भी एक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसलिए कई बार हम कहते हैं ना कि हम बाईपास प्रोटीन दे रहे हैं, बाईपास फैट दे रहे हैं, वो इसीलिए देता है कि ह्यूमन में जो काम हो रहा है ना सारा, वो ना सीधा अंदर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एनर्जी का काम करे, सीधा ग्लूकोज बन जाए, राइट। जो जितना बच जाएगा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जितना वेस्ट बच जाएगा फिर तो हमें पता है गोबर के रास्ते वो बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये एक मैकेनिज्म है, मक्का कैसे काम कर रहा है, किस तरह से कैसे कैसे जाएगा, राइट। अब बात करते हैं कि मक्के की इतनी नेगेटिविटी क्यों आई पड़ी है। अब मक्के का हमने बात कर ली कि इसके सारे पॉइंट्स बड़े जस्टिफाइड हैं, जितने भी हम पॉइंट्स डिस्कस करें वो सभी हक में है कि मक्का यूज़ करना चाहिए। तो सिर्फ एक पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि जब मक्के की हम स्टोरेज करते हैं, मक्के को स्टोर करके रखते हैं बड़े बड़े ड्रम्स में या इंडस्ट्रीज वाले स्टोर करके रखते हैं, उस टाइम क्या होता है कि इसमें क्या होता है, नमी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आपको पता है कि जितनी ज़्यादा नमी आएगी उतना ज़्यादा फुल्ली लगने के, खास करके एस्परजिलस फ्लेवर्स के जो चांसेस होने के, अफ्लाटॉक्सिन होने के चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं, राइट। तो इसमें ऑल टुगेदर निकल के ये आता है कि अगर हम अपने मक्के की क्वालिटी मेंटेन करके रखें तो ये दिक्कतें आएंगी नहीं। अब हमें पता है कि मोस्टली क्या होता है, अप्रैल और मई में खास करके मक्के की हार्वेस्टिंग हो जाती है, दाना निकाल लेते हैं फार्मर्स, फिर वो स्टोर करके रखते हैं फीड फूड बनाने के लिए। अब पता है कि मई जून जुलाई निकल गया तो उसके बाद मानसून आ जाएगा। मानसून में इतना है कि हवा में बहुत नमी होगी और नमी अफेक्ट करेगी हमारे मक्के को, अगर वो प्रॉपरली स्टोर्ड नहीं है, ड्रम्स वगैरह में प्रॉपरली स्टोर्ड नहीं है।
और उस नमी की वजह से क्या होगा, मक्के में बनेगी उल्ली बनेगी। अब ये उल्ली क्या करती है, बहुत सारे केसेस में ये पशु को हानि पहुंचाती है। अब हमें पता है कि अगर हम 1 क्विंटल की फीड बनाए तो लगभग 30-35 किलो, इनफैक्ट 40 किलो तक हम मक्का ही डालते हैं। अब आप सोचो ये 30-35-40 किलो मक्का उल्ली वाला होगा तो फार्म में दिक्कतें तो 100% आएंगी। खास करके सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस जो छिड्डी आती है पशुओं में, वो दिक्कतें तो फार्म में रहेंगी। मतलब फार्मर हैरान हो जाएगा कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे फार्म में ये दिक्कतें क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो हीरो इंग्रेडिएंट है, जो आपने सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है, वो आपका अफेक्टेड है, राइट। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि आप अपने फार्म्स में टॉक्सिन बाइंडर यूज करना शुरू कर दो। दैट इज वन एस्पेक्ट जो आप कर सकते हो एज अ सोल्यूशन। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है जो कि जब भी आप अपनी फीड बनवाएं, दाना बनवाएं किसी चक्की वाली से, किसी से भी आप बनवाएं, तो आप इंश्योर करें कि आपकी मक्के की क्वालिटी A1 हो प्रॉपरली। आप खुद कहीं वो फंगस तो नहीं लगा, कहीं उसमें कोई उल्ली ज़्यादा कंटेंट तो नहीं है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने डिटरमाइन करने हैं। सारी कॉन्वर्सेशन में बात निकल के आई है, दिक्कत मक्के में नहीं है, दिक्कत मक्के की स्टोरेज में है। अगर आपने स्टोरेज को संभाल लिया तो इस ज़्यादा इंग्रेडिएंट कोई है ही नहीं है। वो तो आजकल वैसे ही है कि थोड़ा सा हमें थोड़े टाइम बाद कोई ना कुछ नया चाहिए होता है, तो फार्मर्स या खास करके परसेप्शन फीड इंडस्ट्री वाले ने डाली हुई कि हम ये इंग्रेडिएंट यूज़ करें, हम मक्का नहीं यूज़ करें, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा हम डिफरेंट साउंड करें कि हम ये इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं ग्रेन्स के लिए। इनफैक्ट ग्रेन्स के लिए और भी इंग्रेडिएंट्स है, सॉर्गम हो गया, ज्वार हो गया, बार्ले हो गया, और भी इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन इन सब इंग्रेडिएंट्स का इतनी बड़ी स्टडीज हुई है ना, मतलब जितने साइंटिस्ट थे इतनी प्रॉपरली इसका एनालिसिस हुआ ग्रेन्स में, तो मक्का हमेशा ही नंबर 1 रहा है। तो इसकी जो शॉर्ट कमिंग्स है, स्टोरेज वाला कंसेप्ट, और दूसरा है अपना कंसेप्ट इसका क्वालिटी वाला, अगर हम इसको ठीक कर लें तो मक्के में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मोस्टली मक्का का यूज़ क्या होता है, 30-35 किलो तक हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मक्के की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, इनफैक्ट 40 किलो तक जाए या उससे ऊपर जाए, तो आपने क्या कर सकते हो, आप बफर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत करने की है नहीं। क्वालिटी अच्छी हो तो आपको टॉक्सिन बाइंडर की भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्वालिटी में अगर लग रहा है कुछ चांसेस है तो देन यू हैव टू गो फॉर द टॉक्सिन बाइंडर, राइट। तो ऐसे ही लॉजिकली इंफॉर्मेशन लेने के लिए, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा टॉपिक लेके, तब तक नमस्कार।